नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। तो बड़े डिटेल में हम उसकी व्याख्या को भी देखेंगे। यूपी पीसीएस प्री 2019 के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है, उसी टेस्ट सीरीज का जो हमारा डेमो टेस्ट था, उससे ही ये करेंट अफेयर्स के सेक्शन के प्रश्न निकाले गए हैं। तो वही हम जो है इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो है उससे जुड़ना है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे जाएंगे, डिकोड एग्जाम लिख देंगे, उसके बाद हमारा ऐप आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है डोंट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल भरेंगे, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह, ओटीपी जाएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होंगे तो आपको ऐसा पेज दिखेगा, ये सेकंड वाला जो है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ जो है टेस्ट का टैब बना हुआ है, इस टैब पर जो है क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019, तो अटेम्प्ट टेस्ट में जाएंगे आप, तो आपको ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ वो प्रश्न के रूप में मिलेगा। तो आप ऑनलाइन देख करके समझ सकते हैं कि कितने अच्छे से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एग्ज़ाम देंगे, उसका रैंकिंग आएगा, कितना सही किया, कितना गलत किया, कितना नेगेटिव मार्किंग में कटा, सारी बातें जो है। तो एक टेस्ट, डेमो टेस्ट आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसकी पीडीएफ जो है भी डाउनलोड कर सकते हैं इसी ऐप से। यही सेम प्रक्रिया हमारी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अटेम्प्ट टेस्ट में जाएंगे तो ऐसे आपको दिखेगा, सारे टेस्ट लॉक रहेंगे और केवल एक डेमो टेस्ट जो है ओपन रहेगा। अगर आपको जो है इसे ज्वाइन करना है तो बाय नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे और उसके बाद ये सारे जो लॉक्ड टेस्ट है, कुल 25 है, सब अपने आप ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। अगर कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप जो है 9506742546 पर व्हाट्सएप या फिर जो है कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो अब चलिए, इतनी बात होने के बाद जो है पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। एक आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हमारे टेस्ट का लेवल क्या है, उसका स्तर क्या है। ठीक है, हमने व्याख्या किस प्रकार से जो है दी है, ताकि हमारा ये कहना है कि यूपी पीसीएस के प्री के सारे सिलेबस को हमने इन क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर दिया है। तो क्या हमने किया है ऐसा, उसका एक आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, और दूसरी बात है, इसे ध्यान से देख लीजिए, जो है करंट अफेयर्स के लिए जो टॉप क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। ये परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपको ज्वाइन करना हो नहीं करना हो वो अलग विषय है, लेकिन ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 9 अगस्त 2019 को घोषित 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म का चयन किया गया। अब देखिए, हमारे जो प्रश्न है वो बाइलिंगुअल हैं, आपको इसी प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न दिखेंगे। ठीक है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, हालांकि व्याख्या हमारी केवल और केवल हिंदी में है, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अब इसी के नीचे इंग्लिश में यही प्रश्न, बाइलिंगुअल हो गया ये। विच फिल्म वाज सेलेक्टेड फॉर द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस्ड ऑन 9 अगस्त 2019। महानती, अंधाधुन, उरी, हेलारो। तो अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। किसे जो है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया, तो इसका उत्तर है हेलारो। अब ज़्यादातर लोग जो देख रहे हैं वो जो है इसका उत्तर क्या देंगे, वो इसका उत्तर देने वाले हैं अंधाधुन, और वो इसलिए कि हिंदी श्रेणी में अंधाधुन को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। हालांकि हिंदी की मीडिया ने जो है हेलारो का नाम ही कहीं उपयोग नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन है, तो इसका उत्तर है हेलारो। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो गुजराती फिल्म हेलारो को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इसकी पटकथा लिखा है
प्रतीक गुप्ता ने। अभिषेक शाह इसके निर्देशक हैं। यह फिल्म कच्छ की पृष्ठभूमि पर बनी है, जिसमें महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को दर्शाया गया है। तो ये थोड़ा सा परिचय हमने हेलारो का दिया आपको। उसके बाद जो है अन्य प्रमुख पुरस्कार जो दिए गए उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला आदित्य धर को। फिल्म कौन सी? उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला आयुष्मान खुराना को, और फिल्म क्या है? अंधाधुन। एवं विक्की कौशल को फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। उसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आप देखते चलिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, ठीक है। तो ओवरऑल में हेलारो है, लेकिन हिंदी के सेक्शन की बात करें तो अंधाधुन है। हालांकि यहाँ जो है जितनी लीडिंग मैगजीन्स हैं, जितने न्यूज़पेपर हैं, सबने अंधाधुन को ही लिखा। तो ये अंतर आपको जो है हमारे टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। उसी के बाद ये सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो पैडमैन। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो पानी। सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म तो बधाई हो। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सरकारी हिरिया प्राथमिक शाले कासारगोड। अब देखिए, ये विविधता देखिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। हाल ही में समाचारों में रहा विजया का संबंध है। यह एक एंटी टैंक मिसाइल है, स्वदेश निर्मित अपतटीय निगरानी पोत है, मंगल ग्रह पर पानी की जांच हेतु भेजा गया यान है, भारत का सुपर कंप्यूटर है। तो विजया है क्या? ठीक है। विजया विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एन एंटी टैंक मिसाइल, एन इंडिजीनियसली बिल्ड ऑफशोर सर्विलांस वेसल, ए प्रोब सेंट टू टेस्ट द वाटर ऑन मार्स, ए सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो क्या है? तो इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका उत्तर है बी, स्वदेश निर्मित अपतटीय निगरानी पोत है विजया। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय तट रक्षक बल के लिए निर्मित किए जा रहे 7 अपतटीय निगरानी पोतों में से तो कुल 7 अपतटीय निगरानी पोत डेवलप किए जा रहे हैं। उनमें से जो है विजया दूसरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में ये प्रश्न है। इस श्रेणी का पहला पोत विक्रम है। तो कुल 7 करने हैं, पहला विक्रम है और दूसरा विजया है। अब इसमें डिटेल देख लेते हैं हम इसका जो है। तो चेन्नई तट पर आयोजित एक समारोह में अपतटीय गश्ती पोत OPV ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS विजया, पूरा नाम इसका ICGS विजया को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। भारत सरकार की मेक इंडिया पहल के तहत 2015 में रक्षा मंत्रालय और लार्सन एंड टूब्रो के मध्य नई पीढ़ी के साथ अपतटीय गश्ती पोतों के निर्माण हेतु समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत निर्मित प्रथम OPV ICGS विक्रम है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। ICGS विजया एक 30 मिलीमीटर बंदूक सहित अग्नि नियंत्रण प्रणाली से लैस है। यह पोत समुद्र में तेल रिसाव की स्थिति से निपटने में सक्षम है। इस पोत को अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ में व्यापक निगरानी के लिए पाराद्वीप ओडिशा में तैनात किया गया है। ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो जहां जितनी जरूरत है उतनी व्याख्या हम करते हैं। ठीक है। अगर कभी जरूरत होगी 2 पन्ने की व्याख्या करने की तो हम 2 पन्ने की भी व्याख्या करते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न का 2 ही पन्ने में करते हैं। हमारा ये है कि कोई भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं तो उसका पूरा उत्तर हम दे सकें, कई एंगल से भी दे सकें। ठीक है। हाल ही में सुर्खियों में रहा होप प्रोब प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? रिसेंटली द होप प्रोब प्रोजेक्ट विच वाज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, इजराइल। इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका उत्तर है बी,
संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अब संयुक्त अरब अमीरात से जो है ये आशा नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा जो है संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी तथा मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर MBRSC ने हाल ही में घोषणा की है कि होप प्रो प्रोजेक्ट का 85% कार्य पूरा कर लिया गया है। होप प्रो क्या है उसको समझिए। होप प्रो संयुक्त अरब अमीरात का महत्वाकांक्षी मिशन है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के लिए भेजा जाएगा। होप प्रो जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाएगा। यदि यह मिशन सफल रहता है तो अगर यह मिशन सफल हो जाएगा होप प्रो का, तो क्या होगा, तो संयुक्त अरब अमीरात मंगल ग्रह के लिए मिशन भेजने वाला पहला अरब और पहला मुस्लिम देश बन जाएगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में उतनी अवेयरनेस नहीं है मुस्लिम देशों की, लेकिन जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है उस रास्ते पे चला गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रश्न से रिलेटेड हमें लगा चांग-ई 4 लूनर प्रोब के बारे में आपको बताना। तो उसके बारे में हमने बताया है कि 3 जनवरी 2019 को चीन द्वारा प्रक्षेपित चांग-ई 4 लूनर प्रोब चंद्रमा की दूसरी ओर की सतह पर उतरा है। यह पृथ्वी से न दिखाई देने वाले चंद्रमा की दूसरी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। इसके बारे में हमने डिटेल लिखी है चांग-ई 4। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी जब हमने बात कर ली तो फिर हमने नासा द्वारा जो पार्कर सोलर प्रोब का प्रक्षेपण किया गया उसकी बात की है। तो 12 अगस्त 2018 को अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा द्वारा पार्कर सोलर प्रोब का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। अब इसके पूरे डिटेल में हमने बात की है। ठीक है, ये पूरा आप देखिए, इसको जो है ये PDF जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी ऑनलाइन डेमो टेस्ट दे करके भी आप वहाँ से जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। तो इतना पूरा जो है हमें ये लगा कि ये सारी बातें बतानी चाहिए, तो हमने जो है इतने डिटेल्ड में व्याख्या लिखी है। ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सब हमने कर लिया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। स्टार्टअप ब्लिंक 2019 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन स्टार्टअप ब्लिंक 2019 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग? 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, तो कौन सा भारत को जो है रैंक प्राप्त हुआ है स्टार्टअप ब्लिंक 2019 में? उसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका उत्तर है ए, 17वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसके डिटेल को देख लेते हैं, व्याख्या को देखते हैं। तो स्टार्टअप ब्लिंक ने हाल ही में 100 देशों को स्टार्टअप एनवायरनमेंट के आधार पर रैंकिंग प्रदान की है। यह रैंकिंग 61,000 स्टार्टअप्स, 500 से अधिक एक्सेलेटर्स और 1400 को वर्किंग स्पेस से प्राप्त डाटा के आधार पर तैयार किया गया। तो ये रिपोर्ट कैसे तैयार की गई है ये भी बात बताई गई। आगे इस सूची में टॉप 5 देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया है। इजराइल में काफ़ी जो है स्टार्टअप की धूम मची है। इस सूची में भारत 17वें स्थान पे है। कुल कितने देश थे हैं भैया? तो 100 में 17वें, तो अच्छा ही है। भारत को 20 स्थानों का लाभ हुआ है। अब ये भी बात देखिए यहाँ पे बताई जा रही है, केवल इसी वर्ष का डाटा नहीं, अगले साल क्या था, कितना परिवर्तन हुआ। तो भारत को 20 स्थानों का लाभ हुआ। पिछले बार इस रैंकिंग में भारत का स्थान 37वां था। तो प्रश्न चाहे जैसे आपसे पूछा जाए उसका उत्तर जो है ये व्याख्या पढ़ने के बाद आप दे देंगे। और देखिए इस सूची में भारत से इस्टोनिया 13, आयरलैंड 14 तथा जर्मनी 9 जैसे देश आगे हैं। उसके अलावा जो है शहरों के बारे में भी दिया गया। भारत के समक्ष स्टार्टअप की गुणवत्ता को बेहतर करने की बड़ी जो जरूरत है, चुनौती है। इसके अतिरिक्त देश में यूनिकॉर्न यानी $1 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के स्टार्टअप को बढ़ाने की जरूरत है। शहरों की रैंकिंग में बंगलुरु 11वें स्थान पर है भारत में, नई दिल्ली 18वें स्थान तथा मुंबई 29वें स्थान पर है। इस सूची में सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजलिस तथा बोल्टस टॉप के शहर हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल रैंकिंग में 11वें 18वें की बात हो रही है।
आगे आते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, what percentage of the total geographical area of the country is under forest? 20.34, 22.34, 21.54, 23.54। तो इसका क्या उत्तर है कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। तो इसका उत्तर है 21.54%। तो अब जो है डिटेल में इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, ये रिपोर्ट जो है द्विवार्षिक है, अब 2019 में आएगी, ठीक है, 17 की आ गई है, के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.5% वनों के अंतर्गत आता है। वर्ष 1987 से इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह इस श्रृंखला की 15वीं रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में भी आपको डिटेल इसमें दे दिया गया, कौन प्रकाशित करता है, कितने अंतराल पर प्रकाशित होती है और ये कौन सी रिपोर्ट है, ठीक है। तो 15वीं है। अब इसके डिटेल में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो कि 12 फरवरी 2018 को जो है केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 15वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। ये सारी बातें जो है इसमें की गई है। देखिए, भारत के भूभाग का 24.4% हिस्सा वनों और पेड़ों से घिरा है, ठीक है। तो एक जो है क्या होता है, यहां देखिए, यहां क्या लिखा गया, वन, और एक वृक्षावरण, तो दोनों को मिला करके इतना है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आगे इसमें इसकी डिटेल होगी, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें पूरा का पूरा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पूरी की पूरी इसमें है, एक क्रम से आप देखते चलिए। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। सारी बातें जो है इसमें बताई गई हैं। आप देखिए, केवल एक प्रश्न की यह व्याख्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, इससे प्रश्न आएंगे। तो जितने भी फैक्ट इससे बन सकते हैं वो सब लिखा गया है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं शुरू करूंगा तो बहुत ज़्यादा समय जो है इसमें चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2019 के दौरान किसे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष, प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया? हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA इन अगस्त 2019? वर्षा गोयल, चंद्रिमा साहा, अरुणिमा लाल, कीर्ति साहा। तो अपना उत्तर जो है बताइए। इसका उत्तर है बी, चंद्रिमा साहा, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें बताने के लिए नहीं थी, तो हमने 5 लाइनों में इसकी व्याख्या लिख दी, ठीक है। तो हमारा कोई विशेष आग्रह ऐसा नहीं है कि नहीं हम 4 पन्ना भरेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना। 66 वर्षीय चंद्रिमा साहा को अगस्त 2019 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की नई अध्यक्षा के रूप में चुना गया। चंद्रिमा साहा इस प्रतिष्ठित विज्ञान संस्था के इतिहास की पहली महिला अध्यक्षा होंगी। तो क्यों ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस लाइन को पढ़ करके आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रतिष्ठित विज्ञान संस्था के इतिहास की पहली महिला अध्यक्षा होंगी। वे अपना पद 1 जनवरी 2020 से संभालेंगी। इससे पूर्व वे इस संस्था की उपाध्यक्ष के अलावा नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक का पद संभाल चुकी हैं। अगला,
नीति आयोग द्वारा जारी की गई समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट में स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा जुटाए गए डाटा का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में दर्शाए गए करीब 70% प्रदूषित पानी के साथ भारत जल गुणवत्ता सूचकांक के 122 देशों में किस स्थान पर है। तो इस प्रश्न में ही कई तथ्य दिए गए हैं, ठीक है। इन द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग citing the data collected by independent institution with nearly 70% of the populated water shown in the report, India ranked at which place among 122 countries of the water quality index। ठीक है, 110वां, 112वां, 115वां और डी 120वां। तो इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी 120वां। ठीक है, तो ये जो है बड़ी घातक स्थिति है देश के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा जुटाए गए डाटा का उदाहरण देते हुए नीति आयोग द्वारा जारी की गई समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि करीब 70% प्रदूषित पानी के साथ भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें पायदान पर है। इतनी खराब हालत है। 122 कुल देशों में भारत का रैंक 120वां। इस पर काम करने की जरूरत है। अब इस पर और देखते हैं। यह सूचकांक जल की स्वच्छता उपलब्धता के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दुगनी हो जाएगी और देश की जीडीपी में 6% की कमी देखी जाएगी। तो पानी से जीडीपी तक की कहानी। 2016-17 अवधि की इस रिपोर्ट में गुजरात को जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के मामले में पहला स्थान दिया गया है। सूचकांक में गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में त्रिपुरा शीर्ष पर रहा, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम का नंबर आता है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक में 9 पैरामीटर और 28 संकेतक शामिल हैं। इनमें क्या क्या था? इनमें भूजल, सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, कृषि प्रथाओं, पेयजल नीति और शासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। आगे देखिए। विश्लेषण के उद्देश्य से सूचकांक में राज्यों को उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों और अन्य राज्यों के 2 विशेष समूहों में विभाजित किया गया था। यह विभाजन इन समूहों में विभिन्न जल विद्युत स्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक का उपयोग जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए उपयुक्त रणनीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए किया जाएगा। इस सूचकांक से उन राज्यों पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी जिन्होंने अपनी जल प्रबंधन तकनीकों में अपेक्षित सुधार नहीं किया है। तो सबसे बेहतर 5 राज्य कौन से रहे और सबसे खराब 5 राज्य कौन से रहे? तो इतनी व्याख्या लिखने के बाद भी ये अलग से दिया गया कि आप जो है एक बार में इसे ही देख लीजिए, अगर कोई उस तरह का प्रश्न आ जाए तो सबसे बेहतर 5 राज्य में गुजरात तो पहला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है। सबसे खराब 5 राज्यों की बात करें तो झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। अपना प्रदेश तो खराब वाले लाइन में आ ही जाता है। ठीक है, तो ये रहा। अगला देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत, सऊदी अरब, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया। अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2019, विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर? ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए। भारत, सऊदी अरब, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर है सऊदी अरब। बहुत तेजी से जो है हथियारों का आयात जो है सऊदी अरब कर रहा है। अपने अगल बगल सारा जो है खेल अपने खिलाफ ये कर चुका है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-18 के दौरान
सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश के रूप में उभरा है, जबकि गत 10 वर्ष से इस सूची में पहले स्थान पर रहने वाले भारत को इस वर्ष इस सूची में दूसरा स्थान मिला है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये पता चला है। भारत पिछले 10 साल से नंबर 1 था, ठीक है, इतने बड़े हम देश हैं, लेकिन हथियारों का आयात करना पड़ रहा है। उसके बाद मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया इस सूची में क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। वहीं वर्ष 2014-18 के मध्य दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश रहे अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन, सारे विकसित देश। वर्ष 2014-18 के मध्य जहां कुल वैश्विक खरीद का 12% सऊदी अरब ने अपने नाम किया, वहीं भारत ने वैश्विक स्तर पर 9.5% हथियारों की खरीदारी की है। ठीक है, तो थोड़ा ही पीछे है भारत। अगला, किस अफ्रीकी देश में एक दिन में 20 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का कीर्तिमान जुलाई 2019 के दौरान बनाया गया? ठीक है, इन विच अफ्रीकन कंट्री द रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग मोर देन 200 मिलियन, ये यहां करोड़ होना चाहिए, ठीक है, 200 मिलियन ट्री इन वन डे वाज मेड ड्यूरिंग जुलाई 2019? नाइजर, अल्जीरिया, सूडान, इथोपिया। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। ये इसका उत्तर डी था। पूर्वी अफ्रीकी देश इथोपिया ने 29 जुलाई 2019 को एक दिन में 20 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उल्लेखनीय है कि देश में मई से अक्टूबर 2019 के बीच एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश में अभी तक 2.6 अरब से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। इसी अभियान के तहत एक दिन में इतने पेड़ लगाए गए। हालांकि ये जब हमने स्लाइड बनाया तो उस समय तक जो है प्रूफ रीडिंग नहीं हुई थी, तो 1-2 जगह ऐसी दिक्कत आपको देखने को मिली होगी। ओरिजिनल टेस्ट में ये दिक्कत नहीं है। अगला, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2019 की थीम क्या है? प्रोटेक्टेड टुगेदर वैक्सीन्स वर्क, बी प्रोटेक्टेड वैक्सीन्स वर्क, प्रोटेक्टेड टुगेदर मस्ट वैक्सीनेशन, जस्ट प्रोटेक्टेड वैक्सीन्स आर लाइफ। तो इसका उत्तर है ए। इसकी व्याख्या दिखे। इस वर्ष विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? एक साथ सुरक्षित टीके काम करते हैं, प्रोटेक्टेड टुगेदर वैक्सीन वर्क रखी गई है। इसके द्वारा उन सभी लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है जिन्होंने सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करवाने में भूमिका निभाई है। इसमें अभिभावक, हेल्थ वर्कर तथा इनोवेटर शामिल हैं। अब कुछ बात करते हैं विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह की। तो प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण की सहायता से बीमारियों से सुरक्षित रखना है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह का आदर्श वाक्य सभी आयु वर्ग के लोगों की रक्षा टीकाकरण से करना है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह को पहली बार 2012 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण की भूमिका को रेखांकित करना, प्रतिरक्षण के अधिक से अधिक लोगों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना, स्वास्थ्य के लिए नियमित प्रतिरक्षण के लाभ को रेखांकित करना। तो ये सारी बात जो है ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार के प्रश्नों को हमने जो है डेमो में रखा है, क्या ये अच्छा है या ठीक नहीं है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।